अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, मुसलसल 18 रोज से बमबारी और तबाही, गजा लहू लहू जहन्नुम का गड़ा, 5000 से ज्यादा शहादतें, 51% तबाह इमारतें और 14 लाख आबादी का इनकलाब। एक इंसानी अलमिया, जिंदा बच जाने वालों में यतीमों और बेवाओं की तादाद बढ़ रही है। कफन खत्म हो चुके हैं, तदफीन के लिए जगह कम पड़ गई है, लेकिन अब सब के बावजूद आलमी ताकतें बारूद का ढेर बने मशरिक़ वुस्ता पर आलमी सियासत की बिसात बिछाए सियासी चालें चलने में मसरूफ हैं। चीखो पुकार आहो बका के बावजूद मदहोश और बेखबर दुनिया तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान 320 से होने वाली तबाही का रूह फरसा अहवाल। पिछले 24 घंटों की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल ये है कि गजा पर सेहूनी हमलों से मज़ीद 456 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 18 रोज़ में शोहदा की मजमूई तादाद 5200 से तजावुज़ कर गई है। शोहदा में 2040 बच्चे हैं, 1500 के करीब ख़वातीन हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। हमास के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने शुमाली गजा में पनाह गुज़ीनों के कैंप और रफ़ाह और खान यूनस पर बमबारी की, जबकि दीर उल बलाह को सेहूनी टैंकों ने निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक तबाहशुदा इमारतों में अब भी 1500 से जायद फ़लस्तीनी फंसे हुए हैं, जबकि हमलों में मगरबी किनारे में शहादतें 96 हो चुकी हैं, जबकि 1800 जख्मी भी हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी एक बार फिर दुनिया और अरब ममालिक से मुदाखलत की अपील की है। बमबारी के बावजूद हमास ने 2 मुअम्मर इसराइली ख़वातीन को रिहा भी कर दिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है इस वक्त हमें दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार अहमद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर राना इजाज़ अहमद साहब, जो कि मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, पिछले 24 घंटों की सूरत हाल आपने देखी। 17 दिनों में मामला हमने कल तक दिखाया था, क्या कुछ हुआ। आज मजीद 456 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पिछले 24 घंटों की अपडेट्स के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करें, और साथ ही साथ एक मैप भी हम दिखा रहे हैं, उसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें। कल भी आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया था कि कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ कहाँ इस वक्त जंग लगी हुई है और कौन से इलाकों में इमदाद की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। जी, इसमें आई थिंक अभी जो बड़ी अपडेट्स हैं, एक तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का विज़िट है आज, ही वाज हियर इन तल अवीव, और अगेन उसने वही किया जी कि इजराइल हैज़ राइट फॉर सेल्फ डिफेंस, और उसको पैट किया है। उसके अलावा आई थिंक ईरान में आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें रशिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, टर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं, बेसिकली दे आर गोइंग टू टॉक ऑन अज़रबैजान और आर्मीनिया, लेकिन उसके अंदर आई थिंक मैसेजिंग भी हुई है रिगार्डिंग मिडल ईस्ट और जो गज़ा की सूरत हाल है। उसके अलावा ईरानियन जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उनके आई थिंक जो एक डिप्टी हेड है, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि अगर इस तरह जंग नहीं रुकती तो मे बी दे स्टार्ट एंगेजिंग इजरायली बेसिस। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बाकी जिस तरह भी एरिड हैं चीज़ें, इसके अंदर यूएस की तरफ से भी आपने देखा है कि इसमें कैरियर ग्रुप्स अभी मेडिटेरेनियन में आ चुके हैं। इस मैप में जो आई थिंक फॉर द पब्लिक जो रेड सर्कल्स हैं, दे रिप्रेजेंट बेसिकली दी अमेरिकन बेसिस, और कल भी हमने डिस्क्राइब किया बाय एंड लार्ज तमाम गल्फ स्टेट्स में उनके बेसिस हैं। सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, देन यू हैव कतर, और इसके अलावा फिर ऊपर टर्की में चले जाएं, और आई एम श्योर मिस्र के साथ भी इनकी कोऑर्डिनेशन है। और जो ब्लैक आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, दे आर बेसिकली एंटी इजराइल फोर्सेस, जिसमें डेफिनेटली ईरान का अपना एक रोल है। फिर आप इराक़ में आ जाएँ जहाँ पे हिजबुल्लाह के और कतैब हिजबुल्लाह के नाम से ग्रुप्स हैं। फिर इसी तरीके से सीरिया में यू हैव फातमियून और ज़नबियून ब्रिगेड हैं, और हिजबुल्लाह इस तरह लेबनान में, और नीचे फिर साउथ में आपको यमन में नज़र आएंगे बेसिकली अंसारुल्लाह, जो भी एक मिसाइल फोर्स भी बन चुकी है। पिछले दिनों एक परेड हुई थी तो उन्होंने डिस्प्ले किया और उन्होंने अटैम्प्ट भी की है, देयर मिसाइल्स आर नाउ जो है वो टारगेट कर सकते हैं इसराइल को। इसके अलावा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, रशियन नेवी एक्टिवेट हुई है, उनका ऑलरेडी बेस है तरतस में सीरिया में, जो लेफ्ट टॉप है आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर अमेरिकन अभी 2 आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आ चुके हैं। और फिर चाइनीज़ नेवी की सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज कर रहे थे। ओमान में तो 6 जहाज़ जो हैं उनके अभी इस वक्त गल्फ़ ऑफ ओमान और नॉर्थ अरेबियन सी में है। फिर इसके अलावा चाइना का अपना एक बेस है जो जिबूती में है, जहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है। तो इसका मतलब है चाइनीज़ भी अभी दोनों चौक पॉइंट्स को देख रहे हैं। अभी जो 3 चौक पॉइंट्स की कल भी बात हुई थी, इसमें स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ है, फिर आपका बाबल मंदब है, और इसी तरीके सुएज़ कनाल, यहाँ से तकरीबन 61% ऑफ ऑयल एंड गैस बेसिकली फ्लो करता है और बिजनेस फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक चिंगारी भी इसमें फर्दर जो है अगर रीजन में लेट से फेंकी जाती है तो ये पूरा पाउडर कह गया जो एक्सप्लोड करेगा। एंड आई डोंट नो कि इस वक्त जो बड़ी पावर्स हैं
وہ کس چیز کا انتظار کریں؟ کیا بائی ڈیزائن ہے کہ مڈل ایسٹ کو آگ میں جھونک دیا جائے اور اسرائیل اور امریکہ لیٹ سے اتنے خود سر ہیں کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو دی انٹائر ورلڈ اور پورے دنیا کے بزنس کو اور اس کی انرجی سپلائی کو اسٹیک پر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں آئی تھنک ابھی جو ایران کے اگینسٹ بڑے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے. ابھی جو ہے جان بولٹن ہے ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہا ہے پہلے اور نیو کانز میں آتا ہے. اس نے کل بڑی خطرناک آئی تھنک بات کی کہ ہی سیڈ کہ ایک تو ہیروشیما پہ جو نیوکلیر ویپنز پھینکے گئے وہ بالکل ٹھیک تھے بیکاز دیٹ واز سیلف ڈیفینس آف یو ایس. اور ابھی جو اسرائیل کا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ یہ غزہ کو اگر ملیمیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے مطلب اس میں کوئی مذائقہ نہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اور انڈیا میں بھی یہ چیز ریزونیٹ کر رہی ہے. اب انڈیا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آر ایس ایس کے کچھ گنڈے اسرائیلی ایمبیسی کے باہر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور ہم اسرائیل کے بہاف پہ لڑیں گے. سو دیٹ از آئی تھنک آل ایڈڈ اپ. اس میں آئی تھنک قطر کے امیر کا اسٹیٹمنٹ بہت سگنیفیکنٹ, انہوں نے بھی اپیل کی ہے. لیکن بات وہی ہے. اور آئی تھنک اس کے بعد بھی ایڈ کہ آرمی چیف آج گئے ہیں جو فلسطین سے امبیسڈر کو ملے ہیں اسلام آباد میں. یہ بہت بڑا سگنل تھا کہ ادر دین پولیٹیکل لیڈرشپ دی ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان از آلسو سائڈنگ ود دی پیلسٹینینز. لوگ کہتے ہیں جی کہ لیٹس سے ملیٹرلی آپ کیا کر سکتے ہو, جو اونس ہے وہ مصر, جارڈن اور کسی حد تک سیریا میں کوئی یہ بارڈرنگ سٹیٹس ہیں. جب تک یہ کوئی چیز الاؤ نہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے کوئی ملٹری ڈپلائمنٹس بھی نہیں ہو سکتی. اس میں پہلے اگر وہ کر لیں پریشر ڈالنے کے لیے, اینڈ دین آف کورس از دی اکنامک بائیکاٹ یا اکنامک سینکشنز کی طرف جائے, او آئی سی یک زبان ہو کے, تو شاید آئی تھنک کچھ ریلیف آئے. لیکن آئی تھنک ناؤ تھنگز آر موونگ ان اے ویری ڈینجرس ڈائریکشن. آپ کے خیال میں حالات آگے آنے والے دنوں میں مزید خطرناک جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ناظرین, فلسطین مشرق وسطیٰ کا یہ دل ہے. صہیونی کالونی بنانے کے لیے اسے کس طرح چیرا گیا, کس طرح فلسطینیوں پر زمین تنگ کر کے اس کے حصے بکھرے کیے گئے اور آبادی کے تناسب کو اپنے حق میں بدلا گیا. رانا اعجاز صاحب, یہ سب مل کر بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہے, کیا اتنے بے بس ہیں, اب یہ بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسلم امہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ابھی تک کسی بھی مسلم ورلڈ سے کسی کنٹری نے ان کا دورہ نہیں کیا اور ان سے ان کا حال احوال نہیں پوچھا. تو اگر آپ ابن خلدون, جو کہ 13 سینچری میں ایک مراکش کا بہت بڑا مسلم فلاسفر تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی کمیونٹی اس وقت تک آزاد, خود مختار, خوشحال رہ سکتی ہے جب تک وہ معاشی طور پر اور آزاد ہو. مسلم امہ جو ہے وہ 57 کنٹریز پر جو ہے اس وقت بیس کرتی ہے, اور سو کالڈ جنرل رحیل شریف صاحب آپ کے جو ہیں وہ ان میں سے جو 42 کنٹریز کا ایک ہوا ہے معاہدہ, ان کے ایک سربراہ بھی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ اسرائیل کو کچھ کہہ سکے. حالانکہ آپ نے ابھی رشیا کا ذکر کیا, آپ نے قطر کا ذکر کیا, آپ نے ایران کا ذکر کیا کہ باقی ممالک جو ہیں اپنی بساط سے میرا خیال بڑھ کے ان چیزوں کو کر رہے ہیں. آئی نو کہ وہاں پہ ان کے نیشنل انٹرسٹ بھی ہیں, اس ریجن کے اندر ان کی اپنی ایک پالیٹکس بھی ہے, وہ میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. تو اس میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم امہ کہاں کھڑی. ہماری یہ بات ہے کیپیسٹی کی, یہ جنگ ہے کیپیسٹی کی. حماس نے جب 7 اکتوبر کو اٹیک کیا تو اس وقت کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے؟ کیا ان کو یہ پورا یقین تھا کہ ہم وہاں پہ ان کی ریٹیلیشن نہیں ہوگی اسرائیل کی طرف سے؟ یہ تو بالکل ایک بولپن ہوگا اگر ایسی بات ہوگی. تو جب ہم کیپیسٹی کے بغیر, اس کو میئر کیے بغیر اپنے آپ کو ایک جنگ میں جھونک دیتے ہیں تو اس کا پھر نقصان ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5300 سے زیادہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے سورسز کے مطابق جو ہے وہاں پہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلم امہ ان جیسے مزید مستقبل میں, اب تو یہ ہو گیا جو ہو گیا اور اس میں بھی مزید نقصان ہونا جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ وہ اتنا زیادہ بڑا نقصان ہو جائے جی. لیکن بات یہ کہ ہم نے ان ہاسٹیلٹیز سے بچنا کیسے ہے. واٹ آئی سجیسٹ کہ کیا پین اسلامک کمیونٹی ہم بنانے کے لیے تیار ہیں جس میں ہم ایک جیسے نیٹو ایک بنی تھی ٹو کنٹین کمیونزم, تو کیا او آئی سی اس وقت تیار ہے کہ وہ مسلمانوں کا کوئی جو مسلم ڈیفنس سسٹم ایک بنا لے جس میں 57 کنٹریز کی تمام فوجیں جو ہیں ان کے جو وہاں پہ ٹروپس موجود ہوں اور نیوکلیر فیسلٹی کے ساتھ ہو؟ تو میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں مسلمانوں کو کون چھو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم ذاتی طور پہ مسلم امہ کے طور پہ اتنے ڈیوائیڈڈ سیکٹس کی بنیاد پہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری
सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी में. 57 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट कोई 1.5 अरब के करीब आपकी आबादी है, और आपकी पूरी ये दुनिया बड़ा में अहम कोई नुक्ता राणा साहब से आपने नहीं है. उठाया, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, 57 या 56 ममालिक में से सबकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है। क्या हमें 56 नहीं मुसलमानों brother, को ये 57 ही है. जी 57 जी, क्या ये तमाम मुस्लिम ममालिक को ये पता है कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या इस एक मामले पर एक नहीं हो सकते? जी आई थिंक पिछले जो 3 दहाई हैं इसमें तो बड़ी डिवीजन रही है, स्पेशली जो बड़े 2 शिज़म्स हैं आप कह लें अक्रॉस द गल्फ, इसमें ईरान और सऊदी अरेबिया है, और उसमें प्रॉक्सीज भी हुई, उसमें बड़ा नुकसान हुआ. आई थिंक चाइना की एफर्ट थी, फिर किसी हद तक पाकिस्तान ने भी आई थिंक मशवरा दिया कि आप, तो एक तो ये बहुत बड़ा जो चैज़म था वो किसी हद तक ब्रिज किया गया है. दे हैव नॉट डिप्लोमेटिक, और जो पुरानी आई थिंक इनकी अदावतें थी उसको पसे पुश डाल के, एंड दे आई थिंक रियलाइज कि अगर हम लेट्स से इन चीज़ों को ओवरकम, लाइक यमन की लड़ाई थी और सीरिया पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और आई वुड से कि प्रॉक्सी दोनों तरफ से लड़ रही थी, तो एक तो उसका सैल्यूटरी इफेक्ट है, लेकिन अभी उस पर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ जैसा आई थिंक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं. सो दैट कुड बी दी फर्स्ट आई वुड से सिल्वर लाइनिंग के कम से कम अभी फ़लस्तीन का या इवन कश्मीर का कॉज है, या और कोई लिबरेशन की मूवमेंट्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड की वहाँ पे, जिस तरह ईस्ट तिमोर के साथ हुआ तो इंडोनेशिया में. सो यहाँ पे कम से कम एक कॉमनैलिटी ऑफ जो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट तो है. अभी इसको ऊपर बिल्डअप करके आई थिंक ये टाइम है, दिस इज़ आई वुड से एन अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो इट्स अ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन कि इसके अंदर ये 2 बड़े जो शिज़म्स हैं ये यूनाइट हों, और उसमें आई थिंक रैली करेगा. अगर लेट्स से इब्राहिम अकॉर्ड पे आप कोशिश कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की टू अ होस्टाइल इजराइल, तो उसकी तरफ भी लोग चली पड़े थे, लेकिन नाउ पैलेस्टीनियंस हैव नॉट डिस्प्लेड, और जिस तरह मरवान बशारा ने कहा और पहले भी जिक्र हुआ, instead of dying on our knees in our homes, we have decided to fight on our feet, और हम जंग को ले गए इजराइल के अंदर. तो मेरे ख्याल इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है. और किस चीज़ का डर है इस वक्त? अगर आप यूरोप को भी देखें, नॉर्थ अमेरिका को, तो दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन में एक बहुत बड़ा थिएटर खुला हुआ है. सो ऑल द मोर रीज़न जो प्रोफेसर साहब सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसकी तरफ वन कैन मूव, लेकिन इसमें फिर आ जाएगा कि अरब वर्ल्ड, और फिर जो है स्पेशली जो नेबरिंग कंट्री लाइक इजिप्ट में भी आई थिंक कल पीस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ. ये बड़े बड़े ममालिक हैं, एंड वी कैन ऑल्सो गार्ड आर इकनॉमिक इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर्स नहीं बन सकते हम आपस में. आप कोई भी 2 मुल्क देख लें मुसलमानों के जो हैं OIC में, बाय एंड लार्ज आप देख दें कि नेबर के साथ झगड़ा है, मतलब दैट इज़ इन एवरेज. मतलब मिस्र का लेट्स से लिबिया के साथ था, तो लिबिया का लेट्स से ट्यूनिस के साथ था, और नीचे आप जैसे अफ्रीका में सूडान का है. लेकिन ये कॉमन आई थिंक पॉइंट हो सकता है जो रेलिंग पॉइंट बन सकता है, और उसकी रीज़न भी है. आई थिंक ईरान से आवाज़ ज़रूर है कि अगर ये फॉस्फोरस की बारिश अगर आप इसको ऐसे होने देंगे तो कल हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगी, एंड दे आर रेडी. जो इनका डिज़ाइन है फ्रॉम लेट्स से नाइल टू यूफ्रेटिस, उसमें ग्रैंड डिज़ाइन जी किस इलाके को मिसमार करके देन दे क्रिएट दैट ग्रैंड इजराइल. लेकिन आई थिंक फ़लस्तीनियों ने कम से कम आई वुड से कि अपने खून के साथ एक रास्ता दिखाया है. इसमें पब्लिक आई वुड से प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्ट्रीट्स पे, चाहे वो ईरान है, टर्की है. अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और हम तो देख रहे हैं पूरी दुनिया में करके आई थिंक दे कैन गो एंड दे कैन डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन. और साथ आई थिंक ये जो बात कर रहे हैं एक मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत है. ये बेसिकली तो इस्लामिक आई वुड से हमेशा ये एक ट्रेडिशन रही है. जो जंग बदर वगैरह में देख रहे डंडे शंडे उठा के पहुंच जाते थे, ये नहीं था कि आप इंतजार करते. यहाँ तो माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेज हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, वी हैव न्यूक्लियर पावर. तो और नेटो का आप देखें तो उन्होंने एक्चुअली इस्लामिक आई वुड से ट्रेडिशन उठाई है कि जहाँ कि उनका कोई होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं. सो आई थिंक देयर इज टाइम फॉर यूनिटी, और मेरा ख्याल में दुनिया भी इस वक्त तैयार होगी इस चीज़ को सुनने के लिए. सबसे ज़्यादा मार मीना रीजन में देखें पिछले 20 साल मुसलमानों को पड़ी है. बिल्कुल जी, एहतजाजी मुजाहरे भी इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इजहार यकजहती भी किया जा रहा है. लंदन में भी इस वक्त फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करने वालों का इस वक्त लंदन जो है वो मरकज़ बन चुका है. और आज दारुल अवाम के बाहर गज़ा में शहीद होने वाले 2000 बच्चों के सोग में धरना भी दिया जा रहा है. एहतजाजी धरने का अहतमाम मेडिकल एड फॉर फ़लस्तीन नामी तंजीम ने किया है. और दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले तलबा को इसराइली सिफारतखाने जाने की कोशिश पर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया. मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद भी किया गया. तो राना इजाज़ साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं इससे कोई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और साथ में ये भी बता दीजिए कि मगरिब जो है उसको इसराइल की आखिर इतनी फ़िक्र क्यों है? देखिए जी, एहतजाज जो है वो हम खास तौर पे मुस्लिम जो हैं वो अपना एक फरीज़ा समझते हैं इस हवाले से कि हम पैलेस्टीनियंस जो पिछली कई डेकेड से मुसलमानों की जो थर्ड सबसे अहम होलीस्ट प्लेस है मस्जिद अल अक्सा, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस, तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं.
اور احتجاج کے ذریعے اس لیے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، خاص طور پہ پاکستانی کو تو الاؤ ہی نہیں ہے، نہ ہم اسرائیل جا سکتے ہیں نہ ہم پیلسٹین جا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کو اسرائیل کی ضرورت کیوں، اب بھائی یہ تو آپ پوری جو ورلڈ اکانومی ہے ان کے قبضے میں ہے۔ دیکھیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بردر، ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا، مدینہ کو اسلامی ریاست مانا مکہ والوں نے، ود ان فیو ایئرس 10 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ کیا آج یہ میں اس صلح حدیبیہ کو اس روئے زمین کی فرسٹ دیتانت بولتا ہوں، کیا آج اس وقت جی مسلمان یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی کیپیسٹی کو جانچتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ 10 ایئرس دیتانت کریں کہ جی نو وار، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور پھر جو بات میں نے پہلے کہی آپ اس طرف آئیں کہ کس طرح سے مسلم امہ اپنے کو پین اسلامک انٹیگریٹڈ کمیونٹی کے طور پر ایمرج کرتی ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلیں آگے، تو آپ کی نہ صرف مسلم ورلڈ میں عزت ہوگی بلکہ ویسٹرن ورلڈ کو بھی آپ کی ضرورت ہوگی۔ بات یہ دیکھیں امریکہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے وہ جی آپ پہ سینکشنز لگاتا ہے، جیسے ایران کے ساتھ انہوں نے کیا، پاکستان کے ساتھ 79 یاد بالکل رکھیں رانا اجاز صاحب، بڑی اہم آپ نے باتیں لگائی کی گئی۔ ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر رانا اجاز ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ٹائر وقار احمد خان صاحب بھی موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور وہی میسج ہے کہ مسلم امہ کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک اسٹرانگ میسج دینا چاہیے، کیونکہ بہت قتل و غارت ہو رہی ہے، 5000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کتنی ہونے جا رہی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔